चूँकि उनकी कर्ज लेने की पात्रता बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी उनके सामने एकीकृत ऋण का प्रस्ताव रखती है और उन्हें बताती है कि समझदारी इसी में है कि वे ऊंचे ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण से पीछा छुड़ा लें और अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दें। इसके अलावा वे मकान के कर्ज पर जो ब्याज देंगे, उस पर उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। वे मान जाते हैं और ऊंची ब्याज दरों वाले क्रेडिट कार्ड्स का भुगतान कर देते हैं। अब वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्गेज में बदल लिया है। उनकी किस्तें कम हो जाती है क्योंकि वे अपने कर्ज की अवधि को बढ़ाकर 30 साल कर देते हैं। यही चतुराई भरा तरीका है। उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है। वे खुद से वादा करते हैं कि वे बस दूर से देखेंगे, लेकिन फिर भी वे अपना क्रेडिट कार्ड साथ ले जाते हैं ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। मैं इस युवा पति से हर समय मिलता रहता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन पैसे की तंगी वही रहती है। वे मेरी बातें सुनने के लिए मेरे भाषणों में आते हैं। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ज़्यादा पैसे कैसे कमाया जाए? वे ये नहीं समझ पाते कि समस्या दरअसल यह है कि वे अपने पास मौजूद पैसे को कैसे खर्च करने का चयन करते हैं। यही समस्या वित्तीय निरक्षरता के कारण उत्पन्न हुई है। यह इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फर्क को नहीं समझते हैं। मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसे से किसी की आर्थिक समस्याएं शायद ही कभी सुलझती हैं। समस्या तो समझदारी से सुलझती है। मेरा मित्र कर्ज में फंसे लोगों से बार बार एक ही बात कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने खोद खोद कर खुद को गड्ढे में फंसा लिया है, तो खोदना बंद कर दो। बचपन में मेरे डैडी अक्सर हमसे कहते थे कि जापानी 3 शक्तियों को महत्वपूर्ण मानते हैं: तलवार की शक्ति, रत्न की शक्ति और दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर ट्रिलियनों डॉलर खर्चे किए हैं और इसी वजह से वह आज संसार के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। रत्न पैसे की शक्ति का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ सच्चाई है। स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी किंवदंती के अनुसार आत्मज्ञान को इन तीनों शक्तियों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर पैसे की शक्ति को खुद पर हावी होने देते हैं। वे सुबह उठकर कड़ी मेहनत वाली नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह नहीं पूछते हैं कि क्या ऐसा करने में समझदारी है। हर सुबह नौकरी करने जाकर वे दरअसल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पैसे की पूरी समझ ना होने से बहुसंख्यक लोग पैसे की प्रबल शक्ति को यह इजाज़त दे देते हैं कि वह उन्हें नियंत्रित कर ले।
अगर वे दर्पण की शक्ति का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी नजर आती है? अक्सर अपनी आंतरिक समझदारी, अपने भीतर की प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय ज़्यादातर लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे वही करते हैं जो बाकी सभी लोग करते हैं। सवाल पूछने के बजाय वे अनुसरण करते हैं। अक्सर वे परवाह नहीं करते हुए वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। डाइवर्सिफाई करो, अपने धन को निवेश अलग अलग जगह करो। आपका मकान एक संपत्ति है। आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है। अधिक कर्ज लेने पर आपको टैक्स में ज़्यादा छूट मिलती है। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, जोखिम मत लो। कहा जाता है कि श्रोता समूह के सामने बोलने का डर ज़्यादातर लोगों को मौत के डर से भी ज़्यादा भयावह लगता है। मनोरोग चिकित्सक कहते हैं कि लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। अलग होना या अकेले रह जाने का डर ज़्यादातर लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने के नए तरीके खोजने से रोकता है। मेरे शिक्षित डैडी कहते थे कि जापानी दर्पण की शक्ति को सबसे ज़्यादा मूल्यवान इसलिए मानते थे क्योंकि इसके अंदर देखने पर ही हमें सच्चाई पता चलती है। डर ही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग कहते हैं इसे सुरक्षित तरीके से खेलो। यह हर चीज़ के बारे में सच है, चाहे यह खेल हो, संबंध हो, करियर हो या पैसा हो। इसी सामाजिक बहिष्कार के डर की वजह से लोग आम स्वीकृत मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों पर सवाल नहीं करते हैं और चुपचाप उनका अनुसरण करते हैं। आपका मकान एक संपत्ति है। एकीकृत कर्ज लेकर उपभोक्ता ऋण से बाहर निकल आओ। ज़्यादा कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, किसी दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक ज़्यादा बड़ा मकान खरीद लूँगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित है। कई आर्थिक समस्याएं इसलिए भी उत्पन्न होती है क्योंकि हमें पड़ोसियों या आसपास के लोगों से बराबरी करना चाहते हैं। कभी कभार हम सभी को दर्पण में देखने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने डरों के बजाय अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता के प्रति सच्चे रहें। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तब तक हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बुरे नहीं थे, हम तो बस भीड़ से अलग होने लगे थे। हम स्कूल के बाद और वीकेंड्स पर माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर काम के बाद उसके डैडी के साथ एक टेबल पर घंटों बैठा करते थे जहां वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स, ब्रोकर्स, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते थे। वे ऐसे आदमी थे जिन्होंने 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब वे शिक्षित लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, निर्देश दे रहे थे, आदेश दे रहे थे।
और उनसे सवाल पूछ रहे थे। वे सब अमीर डैडी की एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे और उनके अप्रसन्नता व्यक्त करने पर सहम जाते थे। वे एक ऐसे आदमी थे जो कभी भीड़ के साथ नहीं चले। वे एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने खुद के दम पर सोचा और वे इन शब्दों से चिढ़ जाते थे, हमें इस तरह इसलिए करना है क्योंकि सभी लोग इसे इसी तरह करते हैं। वे नहीं कर सकता शब्दों में भी नफरत करते थे। अगर आप उनसे कोई काम कराना चाहते थे तो बस इतना कहना ही काफ़ी था, मुझे लगता है कि आप यह नहीं कर सकते। माइक और मैंने उनकी मीटिंग्स में बैठकर जितना कुछ सीखा उतना हमने स्कूल के सारे बरसों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वे वित्तीय रूप से शिक्षित थे और इस कारण सफल भी थे। उन्होंने हमसे बार बार कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रख लेता है। इसलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों की बातें घंटों तक सुनने और सीखने का लाभ मिला। लेकिन इसकी वजह से माइक और मैं उस प्रचलित सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक सिखाते थे। इस कारण कई समस्याएं खड़ी हो गई। जब भी टीचर कहते थे, अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिलते हैं तो तुम बाहर की दुनिया से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो माइक और मैं बस अपनी भौहें चढ़ा लेते थे। जब हम घिसे पिटे ढर्रे का अनुसरण करने और नियमों का अक्षरश पालन करने को कहा जाता था, तो हम देख सकते थे कि स्कूल किस तरह रचनात्मक को हतोत्साहित करता है। हम अमीर डैडी की इस बात का मतलब समझने लगे थे कि स्कूल इस तरह बनाए गए हैं ताकि अच्छे मालिक नहीं, अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली ज़िंदगी में क्या उपयोगिता है, या हमें धन और इसकी कार्यशैली के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। बाद वाले सवाल को हमें प्रायः यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। पैसे की शक्ति के बारे में हम जितना ज़्यादा जानते जाते थे, हम अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतने ही दूर होते जाते थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी ने कभी मेरे ग्रेड्स पर नाराज़गी व्यक्त नहीं की, लेकिन हमारे बीच पैसों के बारे में वाद विवाद होने लगे। जब मैं 16 साल का हुआ तब तक शायद मेरी वित्तीय बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से कहीं बेहतर हो गई थी। मैं बही खाते बना सकता था और टैक्स, अकाउंटेंट्स, कंपनी के वकीलों, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों आदि की बातें सुनता था। इसके विपरीत मेरे डैडी दूसरे शिक्षकों से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी ने मुझे बताया कि हमारा मकान उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस बात से एक अप्रिय बहस छिड़ गई। जब मैंने उन्हें दिखाया कि मेरे हिसाब से मकान अच्छा निवेश क्यों नहीं था। ये ऊपर दिए रेखा चित्र अपने अपने मकान के बारे में मेरे अमीर डैडी और गरीब डैडी के बीच की अलग अलग अनुभूतियों को दर्शाता है। एक डैडी सोचते थे कि उनका मकान संपत्ति है, जबकि दूसरे डैडी सोचते थे कि यह दायित्व है। मुझे याद है कि मैंने नीचे दिए गए रेखा चित्र बनाकर अपने डैडी को कैश फ्लो को दिशा दिखाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि मकान मालिक बनने के साथ ही
मकान से जुड़े दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। अर्थ था ज़्यादा बड़े खर्च और इसका मतलब यह था कैश फ्लो व्यय वाले कॉलम से होकर बाहर चला जाता है। आज भी लोगों ने मेरे इस कथन को चुनौती देते हैं कि मकान संपत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ कि खुद का मकान कई लोगों का सपना होता है और उनकी सबसे बड़ा निवेश भी, और अपने मकान का मालिक बनना कुछ नहीं से बेहतर है। मैं तो बस इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाना चाहता हूँ। अगर मेरी पत्नी और मैं एक ज़्यादा शानदार मकान खरीदते हैं तो हम जानते हैं कि वह संपत्ति नहीं होगा, यह एक दायित्व होगा, क्योंकि यह हमारी जेब से पैसा निकालेगा। तो यहाँ वह तर्क है जो मैं देता हूँ। वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि आपका मकान एक भावनात्मक चीज़ है और जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादा भावनाएं रहने पर वित्तीय बुद्धि प्रायः कम हो जाती है। मैं अपने खुद के तजुर्बों से जानता हूँ कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है। जब मकानों की बात आती है तो अधिकतर लोग उस मकान का कर्ज उतारने के लिए मेहनत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, जिसके वे कभी पूरे मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया मकान खरीद लेते हैं और हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए 30 साल का नया कर्ज लेते हैं। हालांकि मॉर्गेज के ब्याज पर लोगों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिले डॉलरों का उपयोग करते हैं, मॉर्गेज का भुगतान करने के बाद भी। जब मेरे सास ससुर के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया तो उन्हें सदमा लगा। यह तब की बात थी जब वे रिटायर हो चुके थे, इसलिए इस वृद्धि से उनका रिटायरमेंट बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। मकानों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती है। मेरे कुछ मित्र हैं जिन पर मकान के लिए $10 लाख का कर्ज है, जो आज इससे कम में बिकेगा। सबसे बड़े नुकसान हैं चूके हुए मौके। अगर आपका सारा पैसा आपके मकानों में फंसा हुआ है तो आप ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका पैसा संपत्ति वाले कॉलम में बढ़ने के बजाय व्यय वाले कॉलम से बाहर निकलता रहता है। आम मध्यम वर्गीय कैश फ्लो पैटर्न। अगर कोई युवा पति पत्नी अपनी संपत्ति वाले कॉलम में जल्दी ही ज़्यादा पैसे डाल दे तो उनके बाद के वर्ष आसानी से गुजरेंगे। उनकी संपत्तियां बढ़ जाएंगी और आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे संपत्तियां खर्चों के भुगतान में मदद लेने के लिए उपलब्ध रहेगी। संक्षेप में, निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय एक बहुत बड़े महंगे मकान का मालिक बनने का निर्णय किसी व्यक्ति पर नीचे दिए गए कम से कम 3 तरीकों से असर पड़ता है। समय की क्षति, जिस दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ सकता था। अतिरिक्त पूंजी की क्षति, जिसका दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि मकान खरीदने के बाद आपको उससे सीधे जुड़े बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं। शिक्षा की क्षति, अक्सर लोग अपने मकान, बचत और रिटायरमेंट योजनाओं को ही उनकी संपत्तियों वाले कॉलम में रखते हैं, चूँकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं होता।
इसलिए वे निवेश करते ही नहीं। इस वजह से उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। अधिकतर लोग कभी वह नहीं बन पाते हैं जिसे निवेश जगत प्रबुद्ध निवेशक कहता है। और सबसे अच्छे निवेश आम तौर पर पहले प्रबुद्ध निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मकान ना खरीदे, मैं तो यह कह रहा हूँ कि आपको संपत्ति और दायित्व का फ़र्क समझ लेना चाहिए। जब मेरे मन में ज़्यादा बड़े मकानों की इच्छा होती है तो मैं पहले संपत्तियाँ खरीदता हूँ ताकि वे उस मकान के भुगतान के लिए कैश फ्लो उत्पन्न कर दे। मेरे शिक्षित डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ के फंसी आदमी का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च उनकी आमदनी के बराबर थे, जिस वजह से उनके पास इतनी बचत नहीं रहती थी कि वे संपत्तियों से उसका निवेश करें। इसके फलस्वरूप उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज़्यादा बड़े रहते थे। नीचे बाईं तरफ जो रेखा चित्र दिया गया है वह मेरे गरीब डैडी का इनकम स्टेटमेंट है। यह रेखा चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यह दर्शाता है कि उनकी आय और व्यय समान है, जबकि उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज़्यादा बड़े हैं। दाईं ओर दिया मेरे अमीर डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस जीवन के परिणाम दर्शाता है जो निवेश करने और दायित्व को न्यूनतम करने के प्रति समर्पित था। अमीर लोग ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं? अमीर डैडी के फाइनेंशियली स्टेटमेंट की समीक्षा से पता चलता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाले कॉलम खर्च से ज़्यादा आमदनी उत्पन्न करता है, जिसका बचा हिस्सा संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। परिणाम यह होता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। मध्यम वर्गीय क्यों संघर्ष करता है? मध्यम वर्गीय हमेशा पैसों की तंगी से जूझता रहता है। उनकी मूल आय वेतन से होती है। जबकि उनका वेतन बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ जाते हैं। उनके खर्च भी वेतन बढ़ने के अनुपात में बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे चूहा दौड़ कहा जाता है। वे आमदनी उत्पन्न करने वाले संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने मकान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। कर्ज से लदे वर्तमान समाज की बुनियाद में दो चीज़ें हैं। पहली, अपने मकान का निवेश मानने की आदत, और दूसरी यह दर्शन कि तनख्वाह बढ़ने का मतलब यह है कि आप एक ज़्यादा बड़ा मकान खरीद सकते हैं या ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। बढ़े हुए खर्च की वजह से लोग ज़्यादा कर्ज और ज़्यादा वित्तीय अनिश्चितता में डूब जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि वे अपनी नौकरियों में तरक्की कर रहे हो और उन्हें वेतन वृद्धि नियमित रूप से मिलती जा रही हो। यह बहुत जोखिम भरी जीवन शैली है और इसका मूल कारण वित्तीय शिक्षा का अभाव है।
हाल में नौकरियों की भारी कटौती से साबित हो चुका है कि मध्यम वर्गीय आर्थिक दृष्टि से कितने असुरक्षित हाल में है। कंपनियां पारंपरिक पेंशन योजना की जगह पर 401 के योजना ला रही है। सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में है और रिटायरमेंट के स्रोत के रूप में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मध्यम वर्गीयों के लिए दहशत भरा माहौल बन चुका है। आज म्यूचुअल फंड्स लोकप्रिय है क्योंकि उन्हें सुरक्षित माना जाता है। औसत म्यूचुअल फंड्स खरीदने वाले लोग टैक्स चुकाने और मॉर्गेज भरने, अपने बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए बचत करने और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। उसके बाद निवेश के अध्ययन का समय नहीं रहता, इसलिए वे किसी म्यूचुअल फंड्स मैनेजर की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं। इसके साथ ही चूंकि म्यूचुअल फंड्स में कई अलग अलग प्रकार के निवेश शामिल होते हैं, इसलिए वे महसूस करते हैं कि उनका पैसा ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि वह डाइवर्सिफाइड है। यह शिक्षित मध्यम वर्गीय म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और वित्तीय नियोजकों द्वारा फैलाई गई मान्यता में यकीन करता है। खेल को सुरक्षित तरीके से खेलो, जोखिम से बचो। असली विडंबना यह है कि शुरुआती वित्तीय शिक्षा की कमी से ही वह जोखिम उत्पन्न होता है जिसका सामना औसत मध्यम वर्गीय लोग करते हैं। वे खेल को सुरक्षित ढंग से इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ रूप से तंग होती है। उनकी बैलेंस शीट्स दरअसल संतुलित नहीं होती, इसके बजाय वे दायित्वों से भरी होती है और उनमें आमदनी देने वाले असली संपत्तियां नहीं होती। आमतौर पर उनकी आमदनी का इकलौता स्रोत उनकी तनख्वाह होता है। उनकी जीविका पूरी तरह से उनका नियोक्ता पर निर्भर करती है। इसलिए जब जीवन में एक बार आने वाले सच्चे मौके सामने आते हैं तो ये लोग उनका लाभ नहीं ले पाते क्योंकि वे बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स चुका रहे हैं और कर्ज में गले तक डूबे हैं। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को पहचाना जाए। एक बार जब आप फर्क समझ लेते हैं तो इसके बाद आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह अमीर बनने के मार्ग पर शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहेंगे तो आपकी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दायित्व और खर्च को कम रखें ताकि संपत्ति वाले कॉलम में डालते रहने के लिए अधिक पैसा रहे। जल्द ही आपकी संपत्ति की बुनियाद इतनी गहरी बन जाएगी कि आप ज़्यादा जोखिम भरे निवेशों की ओर देखने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे निवेश जिन पर 100% से लेकर असीम लाभ तक हो सकता है, यानी $5000 के निवेश जो जल्दी ही $10 लाख या अधिक के हो जाते हैं। वे निवेश जिन्हें मध्यम वर्गीय बहुत जोखिम भरा कहता है। वित्तीय दृष्टि से साक्षर व्यक्ति के लिए यह निवेश खतरनाक नहीं होता। अगर आप वही करते हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं तो आपको नीचे दिया गया रेखा चित्र मिलेगा। इनकम स्टेटमेंट, आय, कंपनी के लिए काम करें, वेतन, व्यय, सरकार के लिए काम करें, टैक्स और बैलेंस शीट में
एक कॉलम संपत्ति, दूसरी कॉलम दायित्व। बैंकों के लिए काम करे मॉर्गेज। एक कर्मचारी के रूप में जो एक मकान का मालिक भी है, आपके कामकाजी प्रयास आमतौर पर इस तरह होते हैं। आप कंपनी के लिए काम करते हैं। कर्मचारी खुद को नहीं, अपनी अपनी कंपनी के मालिक या शेयर होल्डरों को अमीर बनाते हैं। आपकी मेहनत और सफलता से मालिक को सफलता तथा रिटायरमेंट लाभ मिलते हैं। आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप पूरा वेतन देख पाएँ इससे पहले ही सरकार आपके वेतन में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज़्यादातर कड़ी मेहनत करके आप बस सरकार को देने वाला टैक्स बढ़ा देते हैं। ज़्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड ऋण होता है। सिर्फ ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के साथ समस्या यह है कि इन तीनों कंपनी, सरकार और बैंक में से प्रत्येक आपकी ज़्यादा मेहनत का ज़्यादा बड़ा हिस्सा लेता है। आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि आपकी ज़्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। एक बार जब आप अपने खुद के कामों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय ले लेते हैं, यानी ज़्यादा बड़ी तनख्वाह के बजाय संपत्तियां इकट्ठी करने पर अपने प्रयास केंद्रित कर लेते हैं, तो फिर अपना लक्ष्य कैसे तय करें। अधिकतर लोगों को अपनी नौकरी करनी होगी और संपत्तियां इकट्ठा करने के लिए अपने वेतन पर भरोसा करना होगा। जब उनकी संपत्तियां बढ़ती हैं तो वे अपनी सफलता का आंकलन कैसे करें। किसी को यह कैसे पता चले कि जब वे अमीर हैं या अब उनके पास दौलत है। संपत्तियां और दायित्व की परिभाषाओं के साथ साथ दौलत की भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे आर बकमिंस्टर फ्लूरर से उधार लिया है। कुछ लोग उन्हें नीम हकीम कहते हैं और बाकी उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। बरसों पहले उन्होंने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदन देकर आर्किटेक्ट्स को हैरान कर दिया था। उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहली बार पढ़ने पर मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन कई बार पढ़ने के बाद मतलब समझ में आने लगा। दौलत इंसान की आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है। दौलत इंसान की आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है, यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं। यह नेटवर्थ से भिन्न है, जो आपकी संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर है। नेटवर्थ में अक्सर किसी व्यक्ति को महंगे बेकार सामान भरे होते हैं और उन सभी को परिकल्पित मूल्य जोड़ लिया जाता है। फुलर की परिभाषा से आपको आंकलन का सचमुच सटीक पैमाना मिल जाता है। अब मैं हिसाब लगा सकता था और जान सकता था कि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के अपने लक्ष्य के संदर्भ में मेरी स्थिति क्या थी। नेटवर्थ के अक्सर ऐसी संपत्ति भी आ जाती है जिनसे आमदनी नहीं होती। जैसे वह चीज़ जिसे आपने खरीदा था और जो
अब आपके गैराज में खड़ी है, मगर दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितने पैसे कमा रहा है, यानी आर्थिक दृष्टि से आप कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत व्यय वाले कॉलम और संपत्ति वाले कॉलम से प्राप्त कैश फ्लो का तुलनात्मक आंकलन है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरी संपत्ति वाले कॉलम में मुझे हर महीने $1000 का कैश फ्लो मिलता है और मेरा मासिक खर्च $2000 है। मेरे पास कितनी दौलत है? बुकमिनिस्टर फुलर की परिभाषा पर लौटते हैं। उनकी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ? अगर हम एक महीने में 30 दिन मान ले तो मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो है। जब मुझे अपनी संपत्तियों से $2000 मासिक कैश फ्लो मिलेगा तो मैं दौलतमंद बन जाऊंगा। हालांकि मैं अब तक अमीर नहीं बन पाया हूँ, लेकिन दौलतमंद जरूर बन गया हूँ। हर महीने मेरी संपत्तियों से मुझे इतनी आमदनी मिलती है कि मेरा महीने का खर्च आराम से चल जाता है। अगर मैं अपने खर्च बढ़ाना चाहता हूँ तो दौलत के इसी स्तर को कायम रखने के लिए पहले मुझे अपना कैश फ्लो बढ़ाना होगा। यह भी ध्यान दें कि इस बिंदु पर मैं अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूँ। मैंने संपत्ति वाले कॉलम की बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे सफल रहा हूँ, जिसके बदौलत मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका हूँ। अगर मैं आज कुछ भी ना करूँ तब भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा मासिक खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से प्राप्त कैश फ्लो का जो हिस्सा महीने के अंत में बच जाता है उसे दोबारा संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दूं। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज़्यादा पैसा जाएगा, संपत्ति वाला कॉलम उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मेरी संपत्तियां जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, उनसे मिलने वाला कैश फ्लो भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और जब तक मैं अपने खर्च को इन संपत्तियों से मिलने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ, तब तक मैं ज़्यादा दौलतमंद बना रहता हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे ज़रियों से हो रही है। जब तक पुनर्निवेश की यह प्रक्रिया जारी रहती है, तब तक मैं अमीर बनने की राह पर अच्छी तरह चल रहा हूँ। बस इस सरल सबक को याद रखें तो मैं अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना कैसे शुरू करूँ? जवाब क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक की बात सुने। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं। मध्यम वर्गीय लोग दायित्व खरीदते हैं, लेकिन सोचते हैं कि वे संपत्ति खरीद रहे हैं। अध्ययन सत्र अध्याय 2 सबक 2 आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाए। सार, हम लगभग 3.5 दशक बाद रॉबर्ट और माइक से दोबारा मिलते हैं। माइक ने अपने पिता की कंपनी की बागडोर संभाल ली है, अमीर डैडी से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां तक रॉबर्ट का प्रश्न है, 1994 में 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो चुके हैं। उनकी और उनकी पत्नी की दौलत
अपने आप बढ़ रही है, जैसे कोई गहरे जड़ों वाला वृक्ष बढ़ता है। वे 1923 की एक मीटिंग की कहानी बताते हैं जिसमें उस युग के महानतम लीडर्स और सबसे अमीर व्यवसायी ने हिस्सा लिया था, जो सबसे बड़ा स्टील और गैस कंपनी के स्वामी थे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चलाते थे, जो राष्ट्रपति होर्डिंग के कैबिनेट में थे। 25 साल बाद उनमें से ज़्यादातर के जीवन का दुखद अंत हुआ था। वे या तो दिवालिया थे, निर्वासित थे या फिर जेल में थे। संभवतः 1929 के स्टॉक क्रैश और महामंदी के उनके दुर्भाग्य की भूमिका निभाई थी, लेकिन आज हम उनसे भी ज़्यादा उथल पुथल और परिवर्तन वाले युग में जी रहे हैं। हमारे बचाव के लिए पैसों से ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा और सीखने की योग्यता। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना रखते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। इसलिए जब लोग रॉबर्ट से पूछते हैं कि अमीर होने की शुरुआत कहाँ से करें, तो वे उन्हें वही जवाब देते हैं जो उनके अमीर डैडी ने उन्हें दिया था। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की ज़रूरत है। रॉबर्ट बताते हैं कि कई लोग किसी छोटे घर के लिए बनी नींव पर अट्टालिका खड़ी करने की कोशिश करते हैं। चूँकि बच्चे बहुत कम वित्तीय शिक्षा के साथ कॉलेज से निकलते हैं, इसलिए वे अपने वयस्क जीवन की शुरुआत अमेरिकी सपनों का पीछा करने से करते हैं, लेकिन खुद को गहरे कर्ज में पाते हैं। बाहर निकलने का उन्हें जो एकमात्र तरीका दिखाई देता है वह है अमीर बनने की रणनीति, लेकिन उस वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि के बिना उनके प्रयास किसी कमज़ोर नींव पर अट्टालिका तानने जैसे होते हैं और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने के बजाय वे अंततः लीनिंग टावर ऑफ सर्बिया बनाते हैं। रॉबर्ट और उनके बचपन के मित्र माइक को उनके अमीर डैडी की शिक्षा की बदौलत एक मजबूत बुनियाद मिलती है जो अट्टालिका बनाने लायक थी। अकाउंटिंग का विषय नीरस और दुविधापूर्ण है और वित्तीय सफलता के लिए बेहद अनिवार्य है। अमीर डैडी ने दोनों लड़कों को इसे सिखाते हुए समय सरलता के लिए केवल चित्रों का इस्तेमाल किया। बाद में जाकर उन्हें मुख्य अवधारणाओं का मार्गदर्शन देने के लिए संख्याएं जोड़ना शुरू की। रॉबर्ट कहते हैं कि पहला नियम यह है कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए और सिर्फ संपत्तियां खरीदना चाहिए। आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है, लेकिन इसके इतने सरल होने के बावजूद यह एक ऐसी चीज़ है जिसे कई लोग नहीं समझ पाते हैं। जब अमीर डैडी ने शुरू में इसे 2 किशोर लड़कों को समझाया तो उन्होंने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। वयस्क यह बात कैसे नहीं समझते हैं? क्या हर व्यक्ति अमीर नहीं बनना चाहता? समस्या यह है कि बैंकरों, वित्तीय निवेशकों और दूसरों ने ज़्यादातर लोगों को अलग तरीके से शिक्षित किया है, इसलिए उन्हें अपने दिमाग में पहले से भरे विचारों को भूलना होगा। कुछ लोग तो इतने बुनियादी पहलू पर लौटने को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं। संपत्ति और दायित्व की सच्ची परिभाषा शब्दों में नहीं बल्कि अंकों में निहित है। पाठकों की मदद के लिए रॉबर्ट वैसे ही रेखा चित्रों का इस्तेमाल करते हैं जैसे रेखा चित्रों का इस्तेमाल अमीर डैडी ने उनकी
मदद करने के लिए किया था। यह संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। रेखा चित्र का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है, जिसे प्रायः प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। यह आय और व्यय को बताता है, पैसा अंदर और पैसा बाहर। रेखा चित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है। बैलेंस इसलिए क्योंकि इसमें संपत्तियों को दायित्व के साथ संतुलित किया जाता है। संपत्तियां आपकी आमदनी बढ़ाती है, वे आपकी जेब से पैसे लाती है, या दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। दायित्व आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है। अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्तियां खरीदें। यह सरल लगता है, लेकिन इतने सारे लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे दायित्व खरीदते हैं। यदि आप दौलत हासिल करना और कायम रखना चाहते हैं तो आपको अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। यह सिर्फ संख्याओं की बात नहीं है, बात यह है कि संख्याएं क्या कहानी बताती है। इनमें से हर रेखा चित्र में तीरों का अनुसरण करके देखें कि पैसा कहाँ प्रभावित हो रहा है, यानी कैश फ्लो का रुख किस ओर है। इससे आपको उस वित्तीय स्थिति की कहानी या कथानक समझ में आ जाएगा। यह एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। इन सरल रेखा चित्रों में कैश फ्लो यह कहानी बताता है कि हर व्यक्ति पैसे को कैसे संभालता है। प्रायः कर्ज में फंसे लोग यह सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने ही उनकी समस्या का हल है, लेकिन ज़्यादा पैसे से उनकी समस्याएं नहीं सुलझ सकती, उल्टे वे कई गुना बढ़ जरूर सकती है। इसलिए इतने सारे लोग जिन्हें अचानक बहुत सारा पैसा मिलता है, जैसे लॉटरी या विरासत की, वे उस तेजी से फूंक डालते हैं। ज़्यादा पैसे का परिणाम यह होता है कि खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है। इतने सारे लोगों में जिस चीज़ की कमी है वह है वित्तीय शिक्षा। इसलिए वे अपने पैसे में सफल होने के बावजूद पैसों की तंगी से परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने पैसा बनाना तो सीख लिया हो, लेकिन यह नहीं सीख पाए कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। बहुत बुद्धिमान लोग भी पैसे थैले यानी वित्त के मामले में अंगूठा टेक हो सकते हैं। उन्होंने यह तो सीख लिया है कि पैसों के लिए कड़ी मेहनत कैसे की जाए, लेकिन वे यह नहीं सीख पाए हैं कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराए। रॉबर्ट एक युवा दंपत्ति की कहानी बताते हैं जिनकी शादी होती है और वे इकट्ठे जीवन शुरू करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, लेकिन इसके साथ ही उनके खर्च भी बढ़ते जाते हैं। दंपत्ति पर पहली मार उसकी पड़ती है जो ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्च होता है, टैक्स। और कई लोगों के लिए इनकम टैक्स सबसे बड़ा आघात नहीं होता, यह तो सोशल सिक्योरिटी होता है। यह लगभग 15% है। सोशल सिक्योरिटी टैक्स को जब मेडिकेयर टैक्स रेट से मिला दिया जाता है, जिन्हें सभी में नियोक्ता की बराबरी का हिस्सेदारी करनी होती है, वह राशि जिसका भुगतान नियोक्ता अब कर्मचारी को नहीं कर सकता और कर्मचारी को उस राशि पर भी इनकम टैक्स देना होता है। युवा दंपत्ति का सामना इन टैक्सों से होता है और जब वे मकान खरीदते हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स भी
देना पड़ता है और नए मकान के साथ नई कार, नया फर्नीचर और नया सामान भी आता है। अचानक उनके दायित्व बढ़ जाते हैं और मॉर्गेज तथा क्रेडिट कार्ड कर्ज हावी हो जाती है। दंपत्ति चूहे दौड़ में फंस जाते